हेलो एवरीवन। ये वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2020 का जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आरटीपी आया था। पहला पार्ट में हम लोग पहला 7 क्वेश्चन डिस्कस किए। ये वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक। चलिए काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है जरा पढ़े फटाफट। चलो हमारा ये क्वेश्चन है जॉब कॉस्टिंग का, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग का। क्या है, एपी लिमिटेड received a job order for supply and fitting of plumbing materials. Following are the details related with the job work. क्या क्या लिखा है सबसे पहले, ये जॉब में सबसे पहला खर्चा क्या लगने वाला है, डायरेक्ट मटेरियल का। एक लंबा चौड़ा तुम लोग देख के डर जाएगा, देखो इतना कुछ लिख दिया है, डायरेक्ट मटेरियल। सेकंड खर्चा क्या आने वाला है, डायरेक्ट लेबर। थर्ड क्या आने वाला है, ओवरहेड। फोर्थ में क्या आने वाला है, प्रॉफिट। यानी शॉर्ट, पहले जब इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है पहले देख लो भाई करना क्या है। क्या कैलकुलेट करना है, टोटल कॉस्ट और प्राइस टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। तो मेरे टोटल कॉस्ट में खाली 3 खर्चा है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। और प्रॉफिट जोड़ते क्या मिल जाएगा, कितना प्राइस चार्ज करना है कस्टमर से। वेरी इजी। चलो अब एक बार जल्दी से देखिए लेबर को। तो देखो लेबर में क्या है, दो तरह का लेबर है, प्लम्बर और हेल्पर। 180 आवर काम किया @ 100 रुपया पर घंटा, इसमें 12 घंटा ओवर टाइम है। 192 आवर काम किया @ 70 रुपया पर घंटा, इसमें 24 घंटा ओवर टाइम है। और ओवर टाइम किस रेट पे देंगे, 1.5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल वेज रेट, यानी 100 रुपए का 1.5 गुना 150। तो जो 12 घंटा है ना, तो 180 में 12 घंटा जुड़ा हुआ है, तो 180 घंटा पे 100 दिए, पर ये 12 घंटा में ना 50% और ज्यादा मिलेगा। तो 100 का 50% यानी 50 रुपया और इसमें एक्स्ट्रा मिलेगा, और यहां पे 70 का 50% माने 35 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो देखो लेबर में कुछ नहीं था। मेरा ओवरहेड कितना बोलता है, ₹26 पर लेबर आर। तो भैया जितना लेबर आर है, कितना घंटा टोटल काम किया गया, ये रहा टोटल लेबर आर प्लम्बर हेल्पर का मिला के, @26 मेरा ओवरहेड हो गया। इसके बाद बोलता है प्रॉफिट मार्जिन क्या आएगा, 25% ऑन सेल प्राइस। 25% का मतलब होता है 25/100 यानी 1/4 ऑन सेल। अगर 1/4 ऑन सेल है तो क्या बनेगा, 1/3 ऑन कॉस्ट। एकमात्र काम करना है क्या, मटेरियल कॉस्ट का। अब पढ़ते हैं मटेरियल में क्या ज्ञान बांटा है। यकीन मानो बहुत सिंपल है, दिखने में थोड़ा वियर्ड सा है पर बहुत इजी है। क्या है, पहले बोलते हैं एपी लिमिटेड यूजेस वेटेड एवरेज मेथड फॉर प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज। पहला बात, ये कौन सा मेथड फॉलो करने वाला है, वेटेड एवरेज मेथड। याद होगा स्टोर से जब बनाते थे तो हम लोग डिस्कस किए, इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए काफ़ी मेथड है, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। यहां पर क्या फॉलो करने बोला है, वेटेड एवरेज। मेरा ओपनिंग स्टॉक देखो दिया हुआ है एज ऑन 12 अगस्त 2020। मेरा ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 5 तरह के मटेरियल का, ये वैसे लिख देते हैं। पहला 15 mm GI पाइप 12 यूनिट था @600। 20 mm GI पाइप 10 यूनिट था @660। अदर फिटिंग मटेरियल है 60 यूनिट @26। स्टेनलेस स्टील है 6 यूनिट @204 और वर्व है 800 यूनिट @404। 5 तरह का मटेरियल है। अब ये दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। परचेज का वैल्यू भी देखो दिया हुआ है, परचेज कितना कितना क्या क्या किए। 16 तारीख को क्या परचेज किए देखो दिया हुआ है, 20 mm GI पाइप मतलब मटेरियल नंबर 2 और वर्व मतलब मटेरियल नंबर 5। 18 तारीख को परचेज किए अदर फिटिंग मटेरियल मतलब मटेरियल नंबर 3, स्टेनलेस स्टील मतलब मटेरियल नंबर 4। 27 को परचेज किए 15 mm 20 mm और वर्व यानी मटेरियल नंबर 1 2 5। तो परचेज दिया हुआ था। अब इशू कर रहे हैं 12 तारीख को 20 mm GI पाइप यानी मटेरियल नंबर 2। अदर फिटिंग भैया कौन सा मटेरियल नंबर था, मटेरियल नंबर 3। 17 अगस्त को हम लोग और इशू कर रहे हैं 15 mm एंड अदर फिटिंग मटेरियल, मटेरियल नंबर 1 एंड 3।
28 अगस्त को 20 mm 15 mm मटीरियल नंबर 2 एक अदर फिटिंग मटीरियल एंड वल्व। अदर फिटिंग मटीरियल क्या है? 3 and 5। 30 अगस्त को अदर फिटिंग मटीरियल स्टेनलेस स्टील। पॉइंट नंबर 3 and 4। ठीक। कैलकुलेट क्या करना है मेरे को? सबसे पहले जितना मटेरियल यूज किया गया है, इशू किया गया है, उसका वैल्यू क्या। ये ध्यान देना, मेरे कॉस्ट शीट में क्या आता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी कितना यूज किए हैं, और यूज कितना करेगा? जितना वो इशू किया वही तो यूज करेगा। तो देखो, हर एक मटेरियल कितना कितना यूज किया गया उसका क्वांटिटी दिया हुआ है, और रेट नहीं दिया हुआ है। रेट मुझे लेना है वेटेड एवरेज के बेसिस पे। ये हो गया, काम हो गया। ठीक। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं पहला मटेरियल का किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाएगा। अब देखो अच्छे से, एक मटेरियल समझ गया ना, बाकी सब हो जाएगा। पहला मटेरियल लेके चलते हैं 15 mm वाला, मटेरियल नंबर 1। ठीक। 15 mm का बात कर रहे हैं, 12 यूनिट एट द रेट 600 था। डन। अब मटेरियल नंबर 1 के साथ देखो क्या हुआ। सॉरी, परचेज में सीधा 27 तारीख को परचेज किए हैं, एंड इशू में एक इशू हो रहा है 17 तारीख को, एक इशू हो रहा है 28 तारीख को। ठीक। तो देखो कुल मिला के 3 ट्रांजेक्शन हुआ। परचेज हुआ है 27, इशू हो रहा है 17 एंड 28। तो सबसे पहले 17 को इशू हुआ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखे। 17 को इशू हो रहा है 8 यूनिट। तो भैया जब 8 यूनिट इशू हुआ तो एक ही तरह का तो मटेरियल था एट द रेट 600 वाला, तो इशू का वैल्यू क्या आएगा? इशू का वैल्यू क्या आएगा? 8 यूनिट एट द रेट 600। ठीक। 12 में 8 इशू किए तो क्या बचा होगा? बाकी 4। उसके बाद 27 तारीख को देखो परचेज किए हैं, कितना परचेज किए थे? 35 यूनिट एट द रेट 628। 35 यूनिट एट द रेट 628। और उसके नेक्स्ट डे 28 तारीख को हम लोग यूज कितना कर लिए? 10 यूनिट। अब यहां पे वेटेड एवरेज लगेगा, वो कैसे लगेगा जरा देखे। देखो, 10 यूनिट इशू किए, एट द रेट वेटेड एवरेज रेट निकालना है, और कितना स्टॉक अवेलेबल था? देखो 4 यूनिट एट द रेट 600, ये वैल्यू था। 35 इंटू 628, ये वैल्यू था, डिवाइडेड बाई टोटल कितना क्वांटिटी था? 39। ये वैल्यू कितना आएगा? 6251। तो 8 इंटू 600 4800, ये आएगा 6251, दोनों मिला के कितना बन जाएगा? 11051। तो देखो, मेरा पहला रॉ मटेरियल का वैल्यू जो हम लोग इशू कर रहे हैं उसका वैल्यू कितना है? 11051। इस तरीके से मटेरियल 2 3 4 5 निकालेंगे। यही करने के लिए ये क्वेश्चन बना है। ठीक। अगला ऑप्शन है हम लोग स्टोर्स लेजर बनाएं, तो 5वां स्टोर्स लेजर बनाते बनाते हम लोग पागल हो जाएंगे। तो एक वो भी ऑप्शन है, ओपनिंग स्टॉक ले परचेज इशू लुक, वो भी चलेगा। ये अगला ऑप्शन हम लोग सीधा ऐसे शॉर्टकट से करें। ठीक। तो एक काम करते हैं, जरा देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो पहला तो देखो मटेरियल लिख दिए 11051। ये वर्किंग नोट का पार्ट बनाते हैं। आ, 15 mm GI पाइप का इश्यू वैल्यू कितना आएगा? 8 इंटू 600 प्लस 4 इंटू 600 प्लस 35 इंटू 628 डिवाइडेड बाई 39 इंटू 10। ये वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे? 11051। ठीक। नेक्स्ट मेरा वर्किंग नोट 2 बनाते हैं। ट्वेंटी mm GI पाइप
एक बार वापस से जरा मटेरियल नंबर 2 को देखते हैं। खाली वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ध्यान देना, क्योंकि जब भी इशू होता है तो डेट वाइज होगा ना। मटेरियल नंबर 2 देखते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 10 यूनिट एट द रेट 660 पड़ा हुआ था। ये रहा, इतना पड़ा हुआ था। अब खाली मटेरियल नंबर 2 एक 16 तारीख को हुआ है, जो जो हो गया उसको हम काट देते हैं। एक 16 को परचेज हुआ है, एक 27 को परचेज हुआ है, 12 को इशू हुआ है एंड 28 को इशू हुआ है। तो सबसे पहले इशू हो रहा है 12 तारीख को, तो वो इशू तो सीधा उसी रेट में हो जाएगा। कितना यूनिट था? 2 यूनिट। सीधा 2 यूनिट को इशू करते हैं 660 के रेट पे। तो अगर इशू का वैल्यू निकालेंगे, 10 में 2 गया, यानी क्या बचेगा? 8। ठीक। अब नेक्स्ट क्या किया हुआ है? परचेज 16 को परचेज किए थे 30 यूनिट एट द रेट 610। एक और मटेरियल आया हुआ है 30 यूनिट एट द रेट 610, 16 तारीख। अगला 27 को परचेज किए हैं, और जरा देखो इशू कब कर रहे हैं? 28। अगर 27 उल्टा होता ना, 27 को इशू करते 28 को परचेज, तो अभी हम लोग पहले तुरंत इशू का रेट निकाल लेते, वैल्यू निकाल के डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करके। पर पहले परचेज हुआ है बाद में इशू, तो पहले परचेज हो गया। कितना हुआ है? 20 यूनिट एट द रेट 660। तो देखो वैल्यू कितना बनेगा? 8 इंटू 660 प्लस 30 इंटू 610 प्लस 20 इंटू 660 डिवाइडेड बाय 58। ठीक। और कितना इशू कर रहे हैं जरा देखना मटेरियल नंबर 2 को। ये तो हम लोग रिकॉर्ड कर लिए थे। 2 यूनिट। तो यहां पर क्या कर देंगे? इंटू 2। ये जो वैल्यू आया, ये आएगा मेरा 20 mm जीआई पाइप का। तो एग्जैक्ट ये सेम चीज मेरा वर्किंग नोट 2 हो गया। हम नोटबुक में नहीं बना रहा, अदरवाइज इधर उधर करते करते तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा। यहां पे विजुअली सब दिखे, इसीलिए हम यहां पे बना रहा है। तो ये मेरा वर्किंग नोट 2 हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा वर्किंग नोट 3 रहेगा। क्या चीज का है? अदर फिटिंग मटेरियल्स। कितना यूनिट है? 60 यूनिट एट द रेट 26। अब खाली मटेरियल नंबर 3 को देखते हैं। 18 को परचेज किए, आगे देखो और क्या हुआ है। 18 को परचेज किए, 12 को इशू किए, 17 को इशू किए, 28 को इशू किए, 30 को इशू किए। बहुत कुछ हुआ है इसमें। तो पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं। सबसे पहले 12 तारीख को इशू किया है 18 यूनिट, तो उसी रेट में इशू किया जाएगा जो रेट स्टॉक का पड़ा हुआ था। तो 18 यूनिट एट द रेट 26। 60 में 18 गया, क्या बचेगा? 42। डन। नेक्स्ट। इसके बाद देखिए क्या हुआ। 17 को और इशू हो रहा है, और पर परचेज कब हो रहा है एक बार देखो तो। परचेज कब हो रहा है? 18। तो 17 को जो इशू हो रहा है, उस समय भी बस एक ही स्टॉक था 30 यूनिट, इसी रेट में इशू हो जाएगा 30 यूनिट एट द रेट 26। तो 30 यूनिट और गया, 42 में 30 गया, क्या बचेगा? 12। ठीक। अब आगे परचेज हुआ है। मटेरियल नंबर 3 परचेज कितना हुआ है जरा देखो। 150 एट द रेट 28। 150 एट द रेट 28। ये 18 को हुआ था, और 18 को हुआ था। और नेक्स्ट ये नेक्स्ट इशू कब हो रहा है? 28 तारीख को 34 यूनिट,
एंड उसके बाद 60 यूनिट। तो ठीक है, रेट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 34 एंड 60 यूनिट। तो ये रेट कैसे आएगा? कितना वेटेड एवरेज रेट है निकालना? 12 इंटू 26 प्लस 150 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 162 इंटू रेट कितना क्वांटिटी था? 34। लिख देंगे कितना आएगा? यहां तक हुआ। फिर नेक्स्ट मुझे 60 यूनिट इशू करना है, वो भी एग्जैक्ट इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक, ये था हमारा मटेरियल नंबर 3। अब सिमिलरली ऐसे ही हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं मटेरियल 4 और 5 का, और जैसे ही करेंगे मेरा ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। अब एक बार मेरा मटेरियल का वैल्यू आ गया, एक बार मेरा मटेरियल का वैल्यू आ गया, उसके बाद लेबर कॉस्ट लिखना है। लेबर कॉस्ट कैसे मिलेगा? 180 इंटू 100, इसमें 12 घंटा ओवर टाइम जुड़ा हुआ है और 1.5 गुना पैसा मिलता है, तो 100 तो बेसिक में चला गया, बाकी 50 यहां चला जाएगा। जो भी वैल्यू आएगा वो आएगा। सिमिलरली हेल्पर का हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आई थिंक 18,600 आएगा। हेल्पर का कैलकुलेट करेंगे 192 इंटू 70, बाकी 24 आवर में ओवर टाइम 70 का 50% एक्स्ट्रा यानी 35। अगर हम लोग कैलकुलेट करें कितना आएगा? क्या आ जाएगा? 14280। ठीक, नेक्स्ट मुझे ओवरहेड निकालना ₹26 पर लेबर आवर। तो भैया टोटल लेबर आवर कितना है? 180 और 192 मिला के 372 इंटू 26 जाएगा 9672। डन। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें मेन बस खाली मटेरियल का इशू करना का था। अगर स्टिल उसमें कंफ्यूजन होता है स्टोर्स लेजर बनाना, एनीवेज कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ऑब्वियस बात है थोड़ा टाइम लगेगा, पर एटलीस्ट एकदम एग्जैक्ट क्लियर कट समझ में आएगा हो क्या रहा है। चलिए, था हमारा क्वेश्चन 8। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो किसका है? प्रोसेस कॉस्टिंग का। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, प्रोसेस कॉस्टिंग का। देखना, क्या लिखा हुआ है? एम लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट एक्स which passes through 3 processes 1, 2 and 3. In process 3 a by product arises. Process 3 में एक बाई प्रोडक्ट अराइज होता है which after further processing at a cost of ₹85 per unit product Z is produced. जिसको फर्दर प्रोसेस करना पड़ता है एट ए कॉस्ट ऑफ ₹85 पर यूनिट, फिर प्रोडक्ट Z बनता है। द इंफॉर्मेशन रिलेटेड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020 इज एज बिलो। प्रोसेस 1, 2, 3 में देखो दिया हुआ है नॉर्मल लॉस का परसेंटेज, ठीक है। कितना मटेरियल इंट्रोड्यूस किया दिया हुआ है, क्वांटिटी वैल्यू दिया हुआ है, अदर मटेरियल एडेड, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब दिया है। इसके बाद आगे बोलता है प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर द मंथ इज ₹2,88,000 विच इज एब्जॉर्ब्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। मेरा ओवरहेड है 2,88,000 और बोलता है ये वेजेस के रेशियो में अपोर्शन करना है। वेजेस के रेशियो में अगर हम लोग कैलकुलेट करें टोटल वेजेस तो कितना आएगा? 42,000 प्लस 54,000 प्लस 48,000 मिलाकर कितना बनेगा? 1,44,000। तो देखो मेरा ओवरहेड है 2,88,000, मेरा वेजेस है 1,44,000। तो ओवरहेड रिकवरी रेट क्या आएगा? ओवरहेड डिवाइडेड बाय वेजेस परसेंटेज के लिए इंटू 100 कितना बन जाएगा? 200% ऑफ वेजेस। ठीक, यानी मेरा हर एक प्रोसेस में जितना वेजेस का अमाउंट आएगा उसका 200% प्रोडक्शन ओवरहेड। बहुत इजी है। जो भी स्क्रैप आएगा वो ₹10 पर यूनिट करके सेल करेंगे। वेरी गुड। प्रोडक्ट जेट कैन बी सोल्ड एट ₹135 पर यूनिट विथ अ सेलिंग कॉस्ट ऑफ ₹15 पर यूनिट। प्रोडक्ट जेड को हम लोग बेच सकते हैं एट द रेट 135, जिसमें सेलिंग कॉस्ट ₹15 करके लगेगा। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस दिया हुआ है प्रोसेस 1, 2 और 3 में कितना बना और प्रोडक्ट जेड कितना बना।
देयर इज नो स्टॉक एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द मंथ, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस 1 to 3 एंड बाय प्रोडक्ट। तो देखो ऐसा है ना, प्रोडक्ट 1 और प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 में कोई झमेला नहीं है। जो बाय प्रोडक्ट आ रहा है वो सीधा आ रहा है प्रोसेस 3 में, वहीं पर देखते हैं क्या हो रहा है। तो प्रोसेस 1 2 फटाफट बनाते हैं, फिर प्रोसेस 3 में देखते हैं क्या करना है, और वो भी बड़ा इजी है। हमारा क्वेश्चन 9, अगर प्रोसेस 1 अकाउंट बनाएं सबसे पहले टू रॉ मटेरियल 7,000 यूनिट था, वैल्यू था 1,40,000। नेक्स्ट अदर मटेरियल 62,000। डायरेक्ट वेजेस 42,000। डायरेक्ट एक्सपेंस 14,000। ध्यान देना, एक फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड था 200% ऑफ वेजेस, तो ये आएगा 84,000। क्वेश्चन में लिखा था कुछ नॉर्मल लॉस होगा, तो डेफिनेटली लिखना है। 5% लॉस था, तो 7,000 का 5% 350। स्क्रैप का रेट दिया हुआ था 10, 3,500। प्रोसेस 2 में कितना जा रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ था, आई थिंक 6,600 था। सब लिख दिए। सब लिखने के बाद दो स्टेप में काम करना है। पहला स्टेप क्वांटिटी मैच कर देख, अब नॉर्मल लॉस आया है गेन आया। क्वांटिटी को अगर हम लोग मैच करें तो आई थिंक अब नॉर्मल लॉस आएगा। ठीक, अब अगला मुझे गुड यूनिट और अब नॉर्मल लॉस का रेट निकालना है। ध्यान देना, ये दोनों का रेट हमेशा सेम होता है। और रेट कैसे मिलेगा, सारे कॉस्ट को जोड़ दे माइनस सेल ऑफ स्क्रैप होल डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। तो हमारा रेट कितना आएगा, सारे कॉस्ट को जोड़ दे 1,40,000 प्लस 62,000 प्लस 42,000 प्लस 14,000 प्लस 84,000 जाएगा 3,42,000 माइनस सेल ऑफ स्क्रैप होल डिवाइडेड बाय इनपुट कितना था 7,000 और नॉर्मल लॉस कितना था 350। ये रेट आएगा 50.9022। 23 भी कर सकते हैं या 22, जो मन चाहे। ये दोनों रेट यहां पर लिखेंगे, मुझे वैल्यू यहां पर मिल जाएगा। ठीक, ये आएगा हमारा प्रोसेस 1। अब जो प्रोसेस 2 बनाएंगे उसका शुरुआत कहां से करेंगे, सबसे पहले इसका डबल एंट्री पूरा करेंगे। प्रोसेस 1 में था बाय प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 में क्या आएगा टू प्रोसेस 1। क्वांटिटी दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, मुझे वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद बाकी सारा आइटम्स जो मटेरियल वेजेस है वो सब आएगा। पहले टू प्रोसेस 1, अगला अदर मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, बाय नॉर्मल लॉस, कितना इसका स्क्रैप का रेट है, कितना यूनिट निकला वो दिया हुआ है। इससे मुझे अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल गेन मिल जाएगा, प्रोसेस 2 भी बन जाएगा। एक काम करते हैं, बनाने के टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये सिंपल अकाउंट है, सीधा देखते हैं कैसे होगा। प्रोसेस 3 बनाएंगे। तो प्रोसेस 2 में टू प्रोसेस 1 नॉर्मल लॉस आया हुआ है, अदर मटेरियल वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस ओवरहेड आया हुआ है, कितना यूनिट गया दिया हुआ है, अब नॉर्मल लॉस बैलेंसिंग फिगर, और जैसे रेट निकाले वैसे हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब मेरा प्रोसेस 3 में सबसे पहले आया टू प्रोसेस 2, 1 नहीं होगा 2 होगा। अदर मटेरियल डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड पता है, नॉर्मल लॉस दिया हुआ था, स्क्रैप का रेट था 10, मुझे मिल गया। अब अगला बात आप लोगों को सुनना है। पहला बात, अब अगर क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ था, प्रोसेस 3 से 4800 निकला और प्रोडक्ट जेड का 600 यूनिट निकला। 4800 एंड 600 निकला है, तो प्रोडक्ट एक्स 4800 निकला, प्रोडक्ट जेड 600 यूनिट निकला है। जैसे हम लोग ये काम किए, मेरा सबसे पहला काम क्वांटिटी को दोनों तरफ मैच करना। मैच किए तो मुझे अब गेन मिला। ठीक, कल एक बात को ध्यान देना, याद होगा जब जॉइंट प्रोडक्ट बाइट प्रोडक्ट हम लोग पढ़ते थे, या फिर आप लोग को एनीवेज पता होना चाहिए कि जो मेरा बाइट प्रोडक्ट है वो एक तरह का कचरा है।
जो मेरा बाई प्रोडक्ट है वो एक तरह का कचरा है, और अगर बाई चांस ये कचरा है, इसको किस रेट पे वैल्यू करेंगे? कचरा का रेट पे। और कचरा का रेट कैसे मिलेगा? याद करो, कचरे का रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो प्रोडक्ट जेड है इसको 135 रुपया पर यूनिट में बेच सकते हैं। सेलिंग कॉस्ट 15 रुपया इनकर करने के बाद रिवर्स कॉस्ट मेथड लगाते थे, याद करो। पहला क्या आएगा? सेलिंग प्राइस 135, उल्टा चलेंगे, माइनस करेंगे हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 15, क्या बचा? 120। उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बाय प्रोडक्ट में लगता है 85, तो 120 माइनस 85 कितना आएगा? 35। ये क्या है? रिवर्स कॉस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे? इस बाय प्रोडक्ट को एग्जैक्ट इसी रेट पे वैल्यू कर देंगे। ठीक। अब जब हम लोग गुड यूनिट का रेट निकालना है एंड अबनॉर्मल गेन का रेट निकालना है, जो दोनों का रेट सेम रहेगा, कैसे आएगा? सारे कॉस्ट को जोड़ दे माइनस सेल ऑफ स्क्रैप। अब यहां पे सेल ऑफ स्क्रैप 2 है, एक नॉर्मल लॉस भी था 2600, एक क्या है? 21000, तो दोनों माइनस होगा, डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस दोनों नॉर्मल लॉस और बाय प्रोडक्ट। इसी रेट पर हम लोग इसको वैल्यू करेंगे। यानी जैसे नॉर्मल क्वेश्चन था एग्जैक्ट वैसा था, खाली एक चीज था, वो क्या था कि जो बाय प्रोडक्ट आएगा वो भी एक तरह का कचरा है, कचरे के रेट में वैल्यू करना है। डन। चलो, अब अगर बाय प्रोडक्ट का हम लोग अकाउंट बनाएं तो पहला बात तो डबल एंट्री पूरा करेंगे 600@35 21,000। अब इसके जितना फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लगा वो डेबिट में लिख दिए, और खर्चा लगा, और इवेंचुअली फाइनली क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट जेड, तो क्या लिख देंगे? बाय प्रोडक्ट जेड। डन। चलिए था क्वेश्चन 9। तो क्वेश्चन 9 में बस एक बात को ध्यान देना था, ओनली एक पोर्शन अच्छा था, वो क्या था? बाय प्रोडक्ट वाला ट्रीटमेंट, और बाकी एकदम सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? फटाफट पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। एबीसी लिमिटेड ऑपरेट्स अ सिंपल केमिकल प्रोसेस to convert a single material into 3 separate items are referred as X, Y and Z. All the 3 end products are separated simultaneously at a single split off point. एक ही split off point में X, Y और Z तीनों separate होता है। Next, product X and Y are ready for sale immediately upon split off without further processing or any other additional cost. यानी X और Y तुरंत हम लोग मार्केट में सेल कर सकते हैं, और वही जो प्रोडक्ट Z है ना, इसको फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा बिफोर बीइंग सोल्ड। देयर इज नो अवेलेबल मार्केट प्राइस फॉर Z एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ में नहीं बिकेगा। फिर आगे बोलते हैं सेलिंग प्राइस कोटेड हियर आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन द सेम इन द नेक्स्ट ईयर। ड्यूरिंग 2019-20 द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम्स एंड द टोटल अमाउंट सोल्ड वर। कितना क्वांटिटी बेचे, किस रेट में बेचे, X, Y और Z का तीनों दिया हुआ है। मेरा ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 12.5 लाख, और एडिशनल कॉस्ट लगेगा 6,20,000 टू फिनिश प्रोडक्ट Z। ठीक है। देयर वर नो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ X, Y और Z एट द एंड ऑफ द ईयर। ये थोड़ा गड़बड़ है, ऐसे होना चाहिए देयर वर नो ओपनिंग इन्वेंट्रीज ऑफ X, Y और Z फुल स्टॉप, फिर आगे एट द एंड ऑफ द ईयर कॉमा द फॉलोइंग इन्वेंट्रीज ऑफ कंप्लीट यूनिट्स वर ऑन हैंड। यानी ओपनिंग स्टॉक नहीं है, पर साल के एंड में कुछ क्लोजिंग स्टॉक रह गया। तीनों में दिया हुआ है कितना कितना स्टॉक। देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग WIP, कुछ नहीं है। कैलकुलेट क्या करना है? जो स्टॉक है, इन्वेंट्री, उसका वैल्यू क्या, जितना गुड्स बेचे उसका वैल्यू क्या, यूजिंग NRV मेथड। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। खाली एक बात आप लोगों को यहां पे समझना है, वो क्या कि जब जॉइंट कॉस्ट को बांटते हैं ना, तो देखो जो मेरा कॉस्ट लगा है वो कितने यूनिट के लगा है, बनाने का जो कॉस्ट लगा है वो कितने यूनिट के लगा है, जितना यूनिट बेचे नहीं, जितना यूनिट प्रोड्यूस किए। तो पहले मेरे को ये देखना है X, Y और Z का कितना यूनिट प्रोड्यूस किए। जॉइंट कॉस्ट को उसी के बेसिस पे NRV कैलकुलेट करके बांटेंगे, एंड देन एक और मुझे रेट मिल गया, फिर इजीली हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे इन्वेंट्री का कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है। तो एक बार हम लोग इसका डायग्राम बनाने का कोशिश करें ना, तो कुछ ऐसा बनेगा। मान लो ये मेरा प्रोसेस है, यहां मेरा जॉइंट कॉस्ट लगा, कितना लगा था? 12.5 लाख। यहां से 3 प्रोडक्ट निकला X, Y और Z। Z को फर्दर प्रोसेस करके हम लोग मार्केट में सेल कर रहे हैं। मेरा फर्दर प्रोसेस करने का कॉस्ट लगा है 6,20,000। ठीक। कितना कितना यूनिट बेचे,
186, 527 and 736. 186, नेक्स्ट क्या था, 527 एंड 736. इतना इतना यूनिट बेचे, रेट दिया हुआ था, इतना सेल किए. देखना मेरा कुछ क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, कितना रह गया था, एक्स का 180, यानी बनाए कितना 186 प्लस 180, वाई का 60, जेड का 25. सेल दिया हुआ है, कितना किए, मेरा क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, यानी बनाए तो उससे ज्यादा होंगे, तो कितना आउटपुट बनाए मुझे तीनों का मिल गया. मेरा पहला काम क्या रहेगा, ये जो ज्वाइंट कॉस्ट है ना, जो ज्वाइंट कॉस्ट है, इस ज्वाइंट कॉस्ट को एक्स वाई और जेड के तीनों में बांटना है. क्वेश्चन उठता है कौन सा मेथड फॉलो करते हुए, एनआरवी मेथड फॉलो करते हुए. ठीक, तो पहले एनआरवी कैलकुलेट करते हैं, कैसे मिलेगा, सेल वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट. याद करो एनआरवी कैलकुलेट करने का तरीका, सेल वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट, जितना आउटपुट बना है उसका सेल वैल्यू क्या है, बिके ना बिके, जो आउटपुट बना है उसका सेल वैल्यू क्या है, माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो इस सब में नहीं है, माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो खाली जेड में है. ये जो आया अमाउंट, हम लोग जॉइंट कॉस्ट को एग्जैक्ट उसी रेशियो ऑफ एनआरवी में अपोर्शन करेंगे. तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग अगर एनआरवी कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, 366, एक्स्ट्रा सेलिंग प्राइस कितना था एट द रेट 3000. तो अगर हम लोग कैलकुलेट करते रहे साथ में, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्स वाई जेड टोटल, सेल वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट जाएगा 366 इंटू 3000, जाएगा 587 इंटू 2250, जाएगा 761 इंटू 1500. सेल वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट आया कितना, कितना आएगा ये, ठीक. माइनस करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो सवाल ही नहीं उठता यहां पर है, माइनस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. खाली यहां पे था 6,20,000, मेरे को सीधा क्या मिल जाएगा, एनआरवी 10,98,000, 13,20,750, ये कितना आएगा 521,500. क्या है एनआरवी, जितना मेरा जॉइंट कॉस्ट था आई थिंक वो 12.5 लाख था, उसको इसी रेशियो में बांटेंगे. जॉइंट कॉस्ट अपोर्शनड 12.5 लाख को बांटना है, किसमें, ये तीनों में. तो एक काम करते हैं, तीनों को एक बार ऐड करें, कितना आएगा 10,98,000, आई थिंक 29,42,50 आएगा इनटू जो रिस्पेक्टिव एनआरई है. ऐसे तो बांटते हैं. जो 12,50,000 आया उसको इस तीनों के रेशियो में बांटना है, तो तीनों को जोड़ के डिवाइड कर दिए, ये जो वैल्यू आएगा तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, अपने आप रेशियो में बढ़ जाएगा. तो अगर हम लोग ये कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आएगा, मेरा कैलकुलेट करते हैं फटाफट, ये आएगा 466,797, नेक्स्ट आएगा 561, 496, नेक्स्ट आएगा 221,707. ठीक, तो देखो मेरा जॉइंट कॉस्ट बढ़ गया. कुछ नहीं करना है, अब मेरे को बस निकालना है दो चीज, जो स्टॉक है उसका वैल्यू क्या, जो सेल किए उसका कॉस्ट क्या. अब बहुत इजी है कैलकुलेट करना, एक्स वाई और जेड
जो हमारा जॉइंट कॉस्ट है 466,797, 561,496, 221,707, यह है जॉइंट कॉस्ट। इसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, देखो एक्स और वाई में कुछ नहीं लगा था, जेड में लगा था 6,20,000, 466,797, 561,496, और ये कितना बन जाएगा 841 आई थिंक, 841,707। चलो यह है मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, अब ये आया मेरा जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल यूनिट्स के लिए, और मेरा कुछ क्लोजिंग स्टॉक में रह गया, उसको हटा, बाकी COGS। तो देखो अगला 2 स्टेप में मुझे मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, पहले वाले में कितना आएगा 466,797, कितने यूनिट के लिए था 366 यूनिट्स के लिए, तो मेरा 180 यूनिट्स का वैल्यू क्या रहेगा। ये 561,496 है कितना यूनिट के लिए, 587 के लिए, तो 60 का वैल्यू क्या रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे 841,707 था, कितने यूनिट के लिए, कुल मिला के बनाए थे 761, तो 25 का वैल्यू क्या रहेगा। ये आएगा क्लोजिंग स्टॉक, जैसे ही माइनस करेंगे मुझे क्या मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डन। अब ये कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हैं, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। तो मेन मेरे को बताना था जॉइंट कॉस्ट बढ़ता कैसे है। जितना यूनिट सेल किए वही रेलेवेंट है, कितना यूनिट बनाए, क्योंकि देखो जॉइंट कॉस्ट तो उसी पे लगाया ना जितना यूनिट बनाए। तो एक बार उसके बेसिस पे एनआरवी निकाले, उस रेशियो में बांट दिए, एक और जॉइंट कॉस्ट बटा एडिशनल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को ऐड किया, टोटल कॉस्ट मिला, उसमें कुछ जो बेचे क्लोजिंग, उसमें कुछ स्टॉक में रह गया हटा, बाकी COGS। तो ये तीनों वैल्यू लिख देंगे, माइनस करते मुझे क्या मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डन। चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन 11, ये है सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का। वेल ऐसा सेम एग्जैक्ट सेम ऐसा क्वेश्चन हम लोग का किया हुआ रहता है, हम लोग करते थे। फटाफट देखते हैं क्या लिखा है। Our transport company has 20 vehicles. The capacities are as below. 5, 6, 7, 2, 5, 6, 11, 7, 18, 2, 20 व्हीकल्स दिया है और एक व्हीकल का कैपेसिटी दिया हुआ है। ठीक है। The company provides the good transport services between station A to station B. Our distance between these stations is 100 km. Distance per trip 100 km. Each vehicle makes one round trip. One round trip का मतलब एक बार जाके फिर से आना, एक दिन में 2 ट्रिप। Vehicles are loaded with an average of 90% of capacity at the time of departure from station A to station B, and at the time of return back loaded with 70% of capacity. यानी जाने के समय 90% कैपेसिटी के साथ जाता है, आने के समय 70% कैपेसिटी के साथ आता है। यानी गया 90 के साथ, आया 70 के साथ, तो एवरेज में 80% लेके जा रहा है। तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं यहाँ पे 90-70 की जगह एवरेज 80% लेके जा रहा है एक ट्रिप में। फिर आगे बोलते हैं 10% ऑफ व्हीकल्स आर लेड अप फॉर रिपेयर्स एवरी डे। यानी 20 का 10%, 2 व्हीकल एक दिन में चलता ही नहीं है। डेली 20 में कोई 2 व्हीकल रिपेयर के लिए साइड में रहता है, कोई सेम 2 नहीं रहता है, डेली अलग अलग 2 व्हीकल्स रहता है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द मंथ ऑफ अगस्त 2020। अगस्त मंथ में सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और ये सब हम लोग वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट कर देंगे। लास्ट पैरा में देखो क्या बोलता है, देयर इज अ वर्कशॉप अटैच्ड टू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट व्हिच रिपेयर्स दीज व्हीकल्स and other vehicles also. यानी there is a workshop attached to transport department। ये एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, बोलता है एक वर्कशॉप भी इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। और ये वर्कशॉप का काम क्या है, इस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के व्हीकल्स को ठीक करता है और अगर किसी और का व्हीकल्स खराब हो उसको भी ठीक करता है।
40% ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजर सैलरी इज डेबिटेड टू वर्कशॉप। अब एक बात समझो, यहां पे जो हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? ओनली ट्रांसपोर्ट का। अब क्या होता है, एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर सैलरी है वो उसका 40% वर्कशॉप के लिए है। ट्रांसपोर्ट मैनेजर के सैलरी का 40% वर्कशॉप के लिए, मतलब बाकी 60% ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए। तो ट्रांसपोर्ट मैनेजर का जो सैलरी है इसका 40% वर्कशॉप के लिए है, मतलब नहीं है मेरे को। बाकी 60% ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए, यानी हम लोग क्या लेंगे 60,000 का 60%, जो कितना आएगा? जो कितना आएगा 36,000। ठीक, नेक्स्ट। द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैज बीन अपोर्शनड ₹88,000 बाय द वर्कशॉप ड्यूरिंग द मंथ। अब सिंस ये अपना सर्विसेज दे रहा है तो ऑब्वियस सा बात है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वर्कशॉप को कुछ पैसा देगा। तो वर्कशॉप के लिए इनकम हो गया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए वो खर्चा हो गया। तो जब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कॉस्ट शीट बनेगा उसमें कॉस्ट बन के आएगा 88,000, और अगर वर्कशॉप का बनाएंगे उसके लिए वो इनकम बनकर आएगा 88,000। एज ऑफ नाउ हम लोग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बना रहे हैं, उसके लिए कॉस्ट आएगा 88,000 बोल के। मुझे कैलकुलेट क्या करना है? कॉस्ट पर टन किलोमीटर क्या, अगला फ्रेट पर टन किलोमीटर क्या, अगर प्रॉफिट कमाना है 25% ऑन फ्रेट। अब देखो ट्रांसपोर्ट वाले के लिए फ्रेट उसका इनकम है, रेवेन्यू है, यानी 25% ऑफ रेवेन्यू, यानी 1/4 ऑफ रेवेन्यू, 1/3 ऑन कॉस्ट। तो जितना कॉस्ट आएगा उसका 1/3 जोड़ देंगे, प्रॉफिट क्या मिल जाएगा, रेवेन्यू कितना आया। डन। चलो अभी काम करते हैं। अब एक बार पहले हम लोग फटाफट कैलकुलेट करते हैं 2-3 नंबर। पहला, टोटल डिस्टेंस इस मंथ में क्या चला, इस महीने में 25 डेज है, और बाद में टन किलोमीटर। तो अगर हम लोग यहां पे कैलकुलेट करें टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कैसे मिलेगा? डिस्टेंस पर ट्रिप ये 100, एक ट्रिप में 100 किलोमीटर गया। नंबर ऑफ ट्रिप्स पर डे 1 राउंड ट्रिप यानी 2 ट्रिप। नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ 25। नंबर ऑफ मंथ खाली अगस्त का निकालना है तो इंटू 1। ठीक, ऐसे कितने व्हीकल्स हैं 20, पर ध्यान देना 20 में से 10% तो चलता ही नहीं है। तो 20 का 10% यानी 2 नहीं चलता, यानी कितना चलता है 18। तो 18, तो अगर हम लोग ये कैलकुलेट करेगा तो पता है कितना आएगा? अगर हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं मेरा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 90,000 किलोमीटर। करेक्ट, ठीक है। अगला मेरे को कैलकुलेट करना है टन किलोमीटर। टन किलोमीटर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो समझना इस चीज को, टन किलोमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे? कितना किलोमीटर जा रहा है इंटू कितना टन लेके। व्हीकल वाइज कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि हर व्हीकल का टन्स अलग है। ठीक, हर एक व्हीकल कितना किलोमीटर जाता है जरा देखो। 100 किलोमीटर गया एक पे, बोट ट्रिप के लिए 2, 25 दिन, एक महीना। तो एक व्हीकल कितना किलोमीटर जा रहा है जरा देखना, 5,000। 100 इंटू 2 200, इंटू 25 5,000। तो 5,000 किलोमीटर जा रहा है। नीचे लिखते हैं, हर एक व्हीकल 5,000 किलोमीटर जा रहा है इंटू कितना टन लेके। तो देखो जाने के समय 9 का 90%, आने के समय 9 का 70%, यानी एवरेज में 9 का 80%। तो देखो ये किलोमीटर आया, ये टन आया, कितने व्हीकल्स थे 5 तो 5 प्लस, पूरा हो रहा है ना। सिमिलरली 5,000 किलोमीटर जा रहा है एक व्हीकल, कितना टन लेके 12 का 80%, कितने व्हीकल्स है 6 इंटू 6 प्लस 5,000 इंटू 15 का 80%, कितने व्हीकल्स है 7 इंटू 7 प्लस 5,000 20 का 80%, कितने व्हीकल्स है 2 इंटू 2। ठीक,
यह है मेरा टोटल टन किलोमीटर, यह है मेरा टोटल टन किलोमीटर। पर ध्यान देना 10% तो व्हीकल चलता ही नहीं था, यानी 10% व्हीकल जो नहीं चलता था, हम लोग एक बार के लिए अज्यूम किया सारा व्हीकल चला। अगर 10% नहीं चला तो इस टोटल का 10% हटा दिया, यानी 90% बचेगा, तो लास्ट में सीधा इंटू 90% कर देंगे। तो अगर हम लोग बाई चांस कैलकुलेट करें तो देखो ये वैल्यू कितना आएगा, हम बताता है। अगर हम लोग बाई चांस टोटल टन किलोमीटर कैलकुलेट करें तो देखना ये कैलकुलेट करके ये बन जाएगा 943,200 टन किलोमीटर। ठीक, तो क्वेश्चन में मेन बस खाली टन किलोमीटर निकालना था। एक व्हीकल का किलोमीटर लिए, मल्टीप्लाई कर दिए टन से, कितना, जितना कैपेसिटी था 90 लेके गया, 70 लेके आया, मतलब एवरेज में 80%, किलोमीटर इंटू टन इंटू कितना व्हीकल, सबको जोड़ते गए, लास्ट में पता चला 10% चला ही नहीं तो 90% ले लेंगे। ठीक, इसके बाद कुछ नहीं करना, नीचे जितना कॉस्ट दिया सबको जोड़ दे, क्वेश्चन खत्म। क्या करेंगे, सैलरी ऑफ 30 ड्राइवर्स, 20,000 ईच ड्राइवर, तो 20,000 इंटू 30। वेजेस ऑफ 25 हेल्पर्स, 12,000 रुपया ईच हेल्पर है, तो 25 के इंटू 25। नेक्स्ट हमारा है लोडिंग अनलोडिंग, 850 रुपया ईच ट्रिप, 850 रुपया ईच ट्रिप है। क्वेश्चन उठता है कितना नंबर ऑफ ट्रिप्स हुआ, जरा ध्यान देना। नंबर ऑफ ट्रिप्स कितना हुआ है, हर एक व्हीकल एक दिन में 2 ट्रिप मारा, 25 दिन में इंटू 25, कितने व्हीकल्स गए, 18। तो अगर हम लोग ये कैलकुलेट करेगा लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, तो अगर आप लोग निकालो, जाएगा 7,65,000। तो ये ईच ट्रिप था ना, तो एक व्हीकल 2 ट्रिप मारा एक दिन में, तो 25 दिन में कितना ट्रिप मारेगा, और ध्यान देना 20 में चलता तो खाली 18 व्हीकल्स है, उतना ट्रिप लगाया। नेक्स्ट हमारा कंज्यूमेबल स्टोर्स, 1,35,000 दिया हुआ है। इंश्योरेंस एनुअल दिया हुआ है, तो एक महीने के लिए डिवाइड बाय 12। रोड लाइसेंस एनुअल दिया हुआ है, डिवाइड बाय 12। डीजल पर लीटर दिया है 78, और किलोमीटर रन पर लीटर दिया हुआ है 5। तो इससे मुझे डीजल कॉस्ट मिल जाएगा, जो कैसे आएगा, टोटल डिस्टेंस जो आई थिंक हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 90,000 डिवाइडेड बाय माइलेज इनटू डीजल का रेट। ये कैलकुलेट करेंगे तो देखना ये कितना आ जाएगा, 14,04,000। मेरा डीजल कॉस्ट कैसे मिलेगा, जितना टोटल डिस्टेंस चले डिवाइड बाय माइलेज इनटू डीजल का रेट। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट, ल्यूब्रिकेंट ऑयल 1,15,000 दिया है, सीधा कॉपी पेस्ट। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट दिया है, कॉपी पेस्ट। गैरेज रेंट एनुअल दिया है, डिवाइड बाय 12। रूटीन मैकेनिकल सर्विसेज दिया है, कॉपी पेस्ट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिया है, कॉपी पेस्ट। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 6 लाख, कॉपी पेस्ट। डन। इसके बाद एक और खर्चा क्या आएगा, वो 88,000 जो ये वर्कशॉप को दे रहा था। तो जैसे ही ऐड करेंगे मुझे मिलेगा टोटल कॉस्ट, डिवाइड कर देंगे टन किलोमीटर जो निकाले, कॉस्ट पर टन किलोमीटर। ठीक, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमारा किया हुआ रहता है। मेन बस खाली टन किलोमीटर निकालना था, वो निकल गया, काम हो गया। चलिए था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट हमारा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन इनफैक्ट। बजट मार्जिनल कॉस्टिंग भी काफी इजी है। तो पूरे आरटीपी में 3 क्वेश्चन के आसपास अच्छा था आउट ऑफ 14-15 क्वेश्चन। क्या लिखा है फटाफट देखते हैं। सबसे पहले, फॉलोइंग आर द स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर अ प्रोडक्ट एक्स, फॉर अ प्रोडक्ट एक्स, 1 यूनिट का दिया हुआ है। मटीरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, हर एक का स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड आर दिया है, स्टैंडर्ड रेट दिया है, स्टैंडर्ड कॉस्ट 1 यूनिट का दिया है। बजटेड आउटपुट था 2000, पर एक्चुअल में आउटपुट कितना बनाया, 1800। तो ध्यान देना जब भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड आर लेंगे हम लोग हमेशा लेंगे फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसके बाद मेरा एक्चुअल कॉस्ट दिया हुआ है, कितना कितना लगा है, मटेरियल का, लेबर का, वेरिएबल, फिक्स्ड ओवरहेड, क्वांटिटी, आर, रेट, सब कुछ मुझे कैलकुलेट करना है। बहुत सारा वेरिएंसेस, मटेरियल यूसेज, प्राइस कॉस्ट, एफिशिएंसी, रेट कॉस्ट,
और वेरिएबल फिक्स ओवरहेड का ओनली कॉस्ट। तो एकदम इजी क्वेश्चन है। एक और कॉस्ट कार्ड बन गया, बाकी सारा फटाफट अपने आप हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसका कॉस्ट कार्ड बनाते हैं। पर्टिकुलर्स, सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड आर हम लोग हमेशा लेते हैं फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी या एक्चुअल आर, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, कॉस्ट कार्ड बनाना है। इसमें चारों चीज आएगा, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, सब लिखते हैं। ठीक। मेरा एक्चुअल आउटपुट कितना दिया हुआ था, 1800 यूनिट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक यूनिट के लिए दिया हुआ था 10, तो 1800 के लिए क्या आएगा, 18000। और रेट है 90। और लेबर एक यूनिट के लिए था 8 घंटा, तो 1800 के लिए कितना आएगा, 1800 इंटू 8, 14400। और रेट दिया हुआ है 100। वेरिएबल ओवरहेड में भी 14400, रेट दिया हुआ है 15। मेरा फिक्स ओवरहेड सीधा टोटल में दिया हुआ था 400, तो 400 इंटू 1800 कितना बन जाएगा, 7,20,000। ठीक है ना। मल्टीप्लाई हम लोग ये सब कर ले, कितना कितना आ जाएगा ये वैल्यूज। 16,20,000, 14,40,000, 2,16,000। नेक्स्ट मेरा एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल आर, एक्चुअल रेट सब कुछ दिया हुआ है। एक्चुअल क्वांटिटी 17,800, रेट है 92, 16,37,600। लेबर आर है 14,000, रेट है 104, कितना आएगा ये, 14,56,000। ये क्लियर कट क्वेश्चन में दिया हुआ था। वेरिएबल ओवरहेड का भी 14,000, वैल्यू 217,500, रेट जो आएगा वो आएगा 7,68,000। ठीक है ना। एक और ये कॉस्ट कार्ड बन गया। उसके बाद मुझे वेरिएंसेस कैलकुलेट करना है, जो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। पहला क्या था, मटेरियल कॉस्ट, यूसेज एंड रेट। तो मेरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। और आपको कैलकुलेट करो, 17,600 माइनस में आया मतलब एडवर्स। ठीक, तो आप लोग बोलो तो हम फटाफट कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। ये सारा का सारा वैल्यूज कितना कितना आया। मटेरियल वेरिएंसेस, कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला क्या, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। हम लोग कैलकुलेट किए 17,600 एडवर्स। नेक्स्ट हमारा यूसेज वेरिएंस फॉर्मूला क्या बनेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, मल्टीप्लाई करना है रेट, वो हमेशा रहेगा स्टैंडर्ड रेट। कितना आएगा, 18,000 माइनस 17,800 इंटू 90। 18,000 माइनस 17,800 इंटू 90, कितना बनेगा भाई, प्लस में आया 18,000 फेवरेबल। मेरा रेट वेरिएंस क्या होगा, डिफरेंस इन रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी, वो हमेशा रहता है एक्चुअल क्वांटिटी। कितना कितना था, 90 माइनस 92, एक्चुअल क्वांटिटी था 17,800। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करो, ये आएगा 35,600 माइनस में, यानी एडवर्स। ठीक, नेक्स्ट है मेरा लेबर वेरिएंसेस। लेबर वेरिएंसेस में सबसे पहले कॉस्ट वेरिएंस। मेरा कॉस्ट का डिफरेंस आएगा, अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखेंगे तो देखते हैं कितना आएगा, 14,40,000 माइनस 14,56,000, 16,000 माइनस में एडवर्स।
एफिशिएंसी वेरिएंस क्या रहेगा? स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर। स्टैंडर्ड आर कितना था? 14400। एक्चुअल आर कितना था? 14000। रेट कितना था? 100। अगर हम लोग कैलकुलेट करिए बन जाएगा 40,000। 400 इंटू 100, 40,000 फेवरेबल। नेक्स्ट मेरा रेट वेरिएंस, डिफरेंस इन रेट एस आर माइनस ए आर इंटू एक्चुअल आर। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आर। अगर हम लोग कैलकुलेट करिए बन जाएगा 56,000 एडवर्स। डन। नेक्स्ट है मेरा वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस, जो बहुत इजी है, सीधा कॉस्ट कार्ड से दिख जाएगा मुझे। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या आएगा? 2,16,000 माइनस 217,500, 1500 माइनस में मतलब एडवर्स। नेक्स्ट फिक्स्ड ओवरहेड का 7,20,000 माइनस 768, 48,000 माइनस में यानी एडवर्स। डन। चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। वेल हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में। तो ये वाला पोर्शन काफी इजी चल रहा है आरटीपी का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है मार्जिनल कॉस्टिंग का, जो बहुत इजी क्वेश्चन है। फटाफट देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। जे लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है एक प्रोडक्ट वाई। एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट इंडिकेटेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹250 लाख ऑन अ सेल वैल्यू ऑन अ सेल वॉल्यूम ऑफ 5 लाख यूनिट। 5 लाख यूनिट में प्रॉफिट आ रहा है 250 लाख। फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 1000 लाख, विच अपीयर्स टू बी हाई। ठीक है। एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹60-80 पर यूनिट। द कंपनी इज कंसिडरिंग रिवाइसिंग द प्रॉफिट टारगेट टू 700 लाख। अब ये सोच रहा है भाई प्रॉफिट 250 लाख की जगह 700 लाख कर दे। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट 4 पार्ट। पहला, ब्रेक इवन पॉइंट एट एग्जिस्टिंग लेवल इन यूनिट्स एंड इन रुपीज। बीपी का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, वो कैसे मिलेगा? सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है पर वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया। पर देखो एक बात दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन निकालने का 2 तरीका होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये एक और होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आया कितने यूनिट पे? इतने यूनिट पे, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा। और एक और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट पता है तो पीवी रेशियो मिल जाएगा। तो अगर हम लोग क्वेश्चन 13 को देखें, तो अगर क्वेश्चन 13 को हम लोग देखें पार्ट 1, तो ये कैसे हो सकता है? पहले हम लोग कंट्रीब्यूशन निकाले। कैसे मिलेगा? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट 1000 लाख, प्रॉफिट 250 लाख, 1250। कितने यूनिट पे? 5 लाख यूनिट पे। तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा? 1250 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, कितना आएगा? ₹250। ठीक। मेरा सेलिंग प्राइस है 680, तो पीवी रेशियो मिल जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 680, कितना बन जाएगा? इंटू 100 ऑब्वियसली करेंगे, 36.76%। अगला मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा? 680 माइनस 250, कितना बन जाएगा? 430। ये सारा बेसिक नंबर्स आ गया। पहला निकालना है बीईपी इन यूनिट्स। फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट 1000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 250। 1000 लाख डिवाइडेड बाय 250, तो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा? 4 लाख यूनिट्स। चलो यूनिट्स में आ गया 4 लाख। रुपीज में निकालना है 2 तरीका, आइदर फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो कर दे या फिर एक और तरीका, यूनिट्स आया है ना, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो 4 लाख इंटू 680, 2720 लाख इसका वैल्यू। पार्ट 1 डन। पार्ट 2, द नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड टू अर्न द टारगेट प्रॉफिट। कितना यूनिट बेचे टू अर्न द प्रॉफिट? ये हम लोग अनगिनत बार रिपीट किए थे, जब भी प्रॉफिट दे सेल निकालना है, सेल दे प्रॉफिट निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है सेल का? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय यूनिट्स में निकालना है ना, इसीलिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वैल्यू में निकालना होता तो डिवाइड बाय पीवी रेशियो। टारगेट प्रॉफिट तो देखो भैया, फिक्स कॉस्ट तो 1000 है, टारगेट प्रॉफिट 700, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था? 250, तो 1700 डिवाइडेड बाय 250 अगर हम लोग कैलकुलेट करें
जाएगा 6.8 लाख, 6,80,000 यूनिट। चलो पार्ट 2 हो गया। नेक्स्ट हमारा है पार्ट 3। प्रॉफिट कैलकुलेट करना है विद 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड ड्रॉप इन सेल्स वॉल्यूम बाय 10%। सेलिंग प्राइस 10% गिर गया, तो देखो पहले 680 था, वो 10% कम हो गया, तो कितना बन गया है 612। सेलिंग प्राइस है 612। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला, पर यूनिट क्या है, यानी वही सेम रह जाएगा। कितना था पहले 430, तो अभी भी रह जाएगा 430। क्या है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू कितने यूनिट्स है, पहले था 5 लाख यूनिट पर, बोलता 10% कम हो जाएगा सेल्स वॉल्यूम, तो 5 लाख का 10% कम कर दे, यानी कितना बन जाएगा 4.5 लाख यूनिट। माइनस करना है फिक्स कॉस्ट, वो तो 1000 लाख ही था। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें, तो अगर हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं, देखना मेरा आंसर कितना बन जाएगा, प्लस में नहीं 7, अच्छा सॉरी, सेलिंग प्राइस इंक्रीज हुआ, आई एम रियली सॉरी, हम डिक्रीज कर दिया, तो ये 770 है। 680 का 10% बढ़ाएंगे तो ये 748 आएगा, आई एम रियली सॉरी। तो देखना ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 431 लाख। चलो मेरा पार्ट 3 हो गया। लास्ट में है पार्ट 4। वॉल्यूम टू बी अचीव टू अर्न टारगेट प्रॉफिट एट द रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस एज कैलकुलेटेड इन पार्ट 2 अबव, if a reduction of 10% in the variable cost and rupees 170 lakh in fixed cost, अगर हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कि हम टारगेट प्रॉफिट को अचीव कर पाए। टारगेट प्रॉफिट 700 का था, कब, एट द रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस एज कैलकुलेटेड इन पार्ट 2 अबव। आई थिंक वो पार्ट 2 नहीं, पार्ट 3 होना चाहिए, कि रिवाइज सेलिंग प्राइस पार्ट 3 में निकाले थे, ठीक है। और बोलता है 10% रिडक्शन इन वेरिएबल कॉस्ट हुआ, वेरिएबल कॉस्ट भी 10% कम हुआ, यानी पता है सेलिंग प्राइस नया है 748, मेरा वेरिएबल कॉस्ट 10% कम हुआ, तो 430 को 10% कम करो, यानी 387। पता है मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा, 361। अब मुझे क्या निकालना है, कितना यूनिट बेचे टू अर्न द टारगेट प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है, जब भी प्रॉफिट दिया रहे सेल निकालना है, सेल दिया रहे प्रॉफिट निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्वेश्चन बोलता है फिक्स कॉस्ट भी देखो 170 लाख कम होगा, तो 1000 में 170 कम कर दे 830। प्रॉफिट कितना कमाना था 700, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 361। तो अगर हम लोग बाई चांस कैलकुलेट करें, कितना बन जाएगा 830 प्लस 700 डिवाइडेड बाय 361, जाएगा 4.238 लाख। जाएगा 4.238 लाख। डन। ये था क्वेश्चन नंबर 13। हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, और आरटीपी इसी के साथ होता है खत्म। क्वेश्चन 14 बजट का है, जो काफी इजी क्वेश्चन है, फटाफट पढ़ के खत्म करते हैं। द इंफॉर्मेशन ऑफ जेड लिमिटेड फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 इज एज बिलो। मेरा मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है, मेरा वेजेस का कॉस्ट दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, अदर वेरिएबल, अदर फिक्स्ड, प्रॉफिट सेल्स दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले वेरिएबल फिक्स को बांट देते हैं। मेरा 2 फिक्स कॉस्ट है, ये दोनों एक साथ, और ये एंड ये है मेरा 4 वेरिएबल कॉस्ट। प्रॉफिट दिया है, सेल दिया है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी मैन्युफैक्चर्ड 2 प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी 2 प्रोडक्ट बनाता है एक्स और वाई, जिसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एक्स और वाई कितना कितना यूनिट बनाया। सेलिंग प्राइस दिया है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है पर यूनिट। मेरा वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है एज अ परसेंटेज ऑफ वेजेस, अदर वेरिएबल कॉस्ट एक्स और वाई का दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट,
फॉर द FY 2020-21 ड्यू टू पैंडेमिक, ओ वाओ, फाइनली ये लोग भी रियलाइज किए पैंडेमिक हुआ है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट डिमांड फॉर प्रोडक्ट X एंड Y विल फॉल बाय 20% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। यानी जितना यूनिट पहले बेचते थे वो 20 और 10% गिर जाएगा अगले साल। सही बात है। इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट विल रेज बाय 20%, डायरेक्ट वेजेस 20% बढ़ जाएगा, अदर फिक्स कॉस्ट 10% बढ़ेगा। प्रोडक्ट विल बी रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, सेलिंग प्राइस 20% गिर जाएगा। कैलकुलेट क्या करना है? पहले 2019-20 का प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना है ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड, यानी सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, और अगले साल का 2020-21 का मुझे बजट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले तो 2019-20 का काम करते हैं जो बड़ा इजीली हो जाएगा। कैसे होगा बताए? पहले सेल को देखो, सेल वैल्यू कितना है जरा देखो तो, 8000 इंटू 600, 4,80,000, सॉरी 48 लाख। नेक्स्ट 4000 इंटू 550, 22 लाख। ये दोनों मिला के कितना होता है? 70 लाख। तो देखो भैया सेल वैल्यू 70 लाख था, जिसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों प्रोडक्ट में बांट देंगे। यानी शॉर्ट मेरा टारगेट क्या होगा, एक टेबल बनाना जहां पे प्रोडक्ट X Y टोटल रहेगा, सेल तीनों का, वेरिएबल कॉस्ट तीनों का, कंट्रीब्यूशन तीनों का, फिक्स कॉस्ट टोटल में, प्रॉफिट सीधा फाइनल में। ठीक। सिमिलरली मटेरियल कॉस्ट भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अपना अपना यूनिट को रेट से मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट मेरा वेजेस कैलकुलेट हो जाएगा। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड बोलता है डायरेक्ट वेजेस का परसेंटेज है, तो भैया वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कितना था देखो तो, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड था 9.5 लाख, बोलता है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस है, तो कितना परसेंट आएगा? 9.5 लाख डिवाइडेड बाय 12.5 लाख इंटू 100, अगर कैलकुलेट करें कितना आएगा, आई थिंक 76% ऑफ वेजेस आएगा। यानी जितना वेजेस का अमाउंट आया उसका 76% बन जाएगा। मेरा अदर वेरिएबल कॉस्ट X और Y का दिया हुआ है, नीचे टेबल में भी दे सकता था, निकाल लेंगे। तो सेल माइनस मटेरियल वेजेस वेरिएबल ओवरहेड अदर वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट टोटल में माइनस करेंगे, प्रॉफिट आ गया। तो पहला पार्ट एकदम इजी है। ठीक। आप लोग बोलेंगे तो हम सीधा सीधा आप लोग को दिखाई देते हैं, कैलकुलेशन कर करके सीधा हम लोग यहाँ पे मैच कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले सेल वैल्यू तो हम लोग कैलकुलेट करके देखे ही थे, कितना आया था? 48 लाख, 22 लाख, 17 लाख। अब मेरा मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करें कितना आएगा देखो तो, पहले X का निकालते हैं, 8000 इंटू 140, 11,20,000, 4000 इंटू 157.5, 36, 11,20,000, 36 मटेरियल कॉस्ट आ गया। नेक्स्ट माइनस मुझे करना है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितना आएगा जरा देखो, 8000 इंटू 90, 7,20,000, 4000 इंटू 132.5, जाएगा 5,30,000, 7,20,000, 5,30,000, 7,20,000, 5,30,000, यह है टोटल में। मेरा वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ था एज अ परसेंटेज ऑफ वेजेस है, और हम लोग टोटल में देखे थे वो 9.5 लाख था, ये 12.5 लाख, यानी 76% था। तो ये दोनों वेजेस का 76% देखो कैलकुलेट कर लिया, मिल गया। इसके बाद मेरा अदर वेरिएबल कॉस्ट था, वो कैसे आएगा? देखना मेरा अदर वेरिएबल कॉस्ट कितना कितना दिया हुआ था। अदर वेरिएबल कॉस्ट X का 40, Y का 70, तो 8000 इंटू 40, 320, 4000 इंटू 70, 280, 320 और 280, तो अगर आप लोग देखो 320, 280 ये आया। सेल आया, माइनस कर दिए सारा वेरिएबल कॉस्ट, मुझे कंट्रीब्यूशन मिला। जो मेरा 2 फिक्स कॉस्ट दिया था सीधा टोटल में माइनस करेंगे, प्रॉफिट मिल गया। डन। नेक्स्ट अब मेरे को बनाना है अगले साल का बजट, जब पैंडेमिक में क्वांटिटी कम हुआ, कुछ कुछ चेंजेस आया, उसके बेसिस पे क्या क्या चेंजेस था जरा देखते हैं। बस खाली ये एक पैराग्राफ पढ़ के, लास्ट पैरा पढ़ के। क्या लिखा है? फॉर द FY 2020-21 ड्यू टू पैंडेमिक इट इज एक्सपेक्टेड दैट डिमांड फॉर प्रोडक्ट X एंड Y विल फॉल बाय 20 एंड 10%। यानी जितना डिमांड था ये 8000 हो गया,
ये जो 8,000 और जो 4,000 था वो 20 और 10% गिर जाएगा। 8,000 20% गिरा यानी 6,400, 4,000 10% गिरा यानी 3,600, 6,400 3,600 हो गया नया सेल्स वॉल्यूम। डन। नेक्स्ट, अब आगे क्या बोलता है, डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट विल रेज बाय 20%, यानी जो मेरा डायरेक्ट वेजेस का कॉस्ट है ये 20% बढ़ जाएगा, यानी 90 की जगह 20% बढ़ा के 108, 132.5 को 20% बढ़ा के यानी 159, तो 108 और 159 का रेट होगा वेजेस का। ध्यान देना, 108 और 159 होगा वेजेस का रेट, यूनिट से मल्टीप्लाई किया हुआ है। नेक्स्ट, अब आगे बोलता है एंड अदर फिक्स्ड कॉस्ट 10% बढ़ेगा, अदर फिक्स्ड कॉस्ट 10% बढ़ा दे। तो देख भाई, अदर फिक्स्ड कॉस्ट कितना था, 4 लाख था, वो 10% बढ़ा के 4,40,000, नॉर्मल फिक्स्ड कॉस्ट सेम है। एक और आखिरी बात था, जो प्रोडक्ट है इसको भी हम लोग सेल करेंगे एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, यानी जितना सेलिंग प्राइस था 20% कम कर देंगे, यानी 80% में बेचेंगे, तो यहां पर आएगा 480 और वहां पर क्या आएगा 440, 480 एंड 440, तो मेरा सेल वैल्यू निकालेंगे 480 एंड 440 पे। यूनिट पता है, सेलिंग प्राइस पता है, मटेरियल के बारे में कुछ नहीं बोला था, यानी वही सेम रेट रह गया। वेजेस वाला हम लोग देखे थे, वेरिएबल ओवरहेड का परसेंटेज 76% निकाला था, कुछ नहीं बोला, मतलब एग्जैक्ट वही परसेंटेज लगाएंगे। अदर वेरिएबल कॉस्ट का रेट के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी एग्जैक्ट वही सेम रहेगा। कंट्रीब्यूशन आया माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, मुझे सीधा क्या मिलेगा, प्रॉफिट। डन। इनफैक्ट लॉस आ गया, पैंडेमिक है, सबका लॉस है। इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 कुछ थ्योरी क्वेश्चन है। अब क्या क्या क्वेश्चन एक बार देखते हैं। डिस्कस शॉर्ट नोट ऑन डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। डिस्क्राइब 3 एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, एडवांटेजेस ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग, डिस्क्राइब ऑपरेशन कॉस्टिंग विद 2 एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर ऑपरेशन कॉस्टिंग इज अप्लाइड। ये चारों का चारों थ्योरी हम लोग का जो कॉस्ट का थ्योरी क्लासेस है, जो कॉस्ट का थ्योरी क्लासेस है ऑलरेडी जो अपलोडेड है यूट्यूब में, हर एक थ्योरी बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है, तो आप लोग आराम से वहां से रेफर कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा आरटीपी सीए इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नवंबर 2020 होता है खत्म। थैंक यू, बाय।